हेलो एवरीवन, विवेक। नमस्ते भैया। जय नमस्ते गुरुदेव। ज्योतिमा भैया दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये फिर हम एक और नए अपने एपिसोड के साथ में कह सकते हैं, और ये विवेक का इनिशिएटिव है और मुझे रियली बहुत पसंद आया। ज्योतिमा, विवेक का आइडिया ऐसा था कि भैया हमें अपने वॉलेंटियर्स का इंटरव्यू करना चाहिए। मैं बोला भैया किसी और बड़े बड़े लोगों का करो जो फेमस है। बोला नहीं भैया, आज के वॉलेंटियर्स, आज का कॉमन मैन कल का वीआईपी होता है। बोला हाँ, आइडिया तो अच्छा है। और अपने आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर्स इतना सेवा करते हैं, वो किसी वीआईपी से कम नहीं है ना। तो मुझे सही भी है। अच्छा आइडिया लगा। सो थैंक यू ज्योतिमा फॉर ज्वाइनिंग। आप आए, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भैया, आपके लिए आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। हम बोलना चाहते हैं इसलिए आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो विवेक, अब आप ज्योतिमा दीदी से वार्तालाप चालू कर सकते हैं। ठीक है भैया। हाय ज्योतिमा जी, नमस्ते। हाय। एंड अभी तो शुरुआत करते हुए जो इंटरव्यू का एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो फॉलो करते हैं, तो शुरू हम ऐसे ही करते हैं कि जो एक नॉर्मल प्रोसीजरल क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए जो शायद और लोगों को ना पता हो, या ऐसा चीज, या मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे जिसे हम थोड़ा जान पाए और फिर हमें कुछ पूछने के लिए और नए सवाल मिले आपके इंट्रोडक्शन से। तो ऐसा कुछ बताएं आप हमें इंटरेस्टिंग सा अपने बारे में। ओके। मैं अपना ठीक है बताती हूँ। मैंने नाम जैसा आप लोग को पता है, मेरा नाम ज्योतिर्मा सिंह है। मेरी स्कूलिंग सिंगरौली में हुई है। मेरी बॉर्न प्लेस सिंगरौली में। सिंगरौली मतलब मध्य प्रदेश, राइट? सिंगरौली मध्य प्रदेश, एमपी यूपी का बॉर्डर है। वहाँ पे एक टाउन है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैं भोपाल आई, इंजीनियरिंग की, एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं प्लेस्ड हो गई। 1 साल 1.5 साल मैं पुणे में जॉब किया आईटी सेक्टर में। उसके बाद फिर कुछ ऐसा अंदर से आया कि नहीं, गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, फिर से भोपाल आए, फिर प्रिपरेशन करी, और अभी मैं एलआईसी में जॉब कर रही हूँ। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एलआईसी में कहाँ पर पोस्टेड हैं ज्योतिमा जी? मैं अभी सागर में हूँ। ओके, पहली पोस्टिंग है वो? फर्स्ट पोस्टिंग फेब में मेरी पोस्टिंग हुई, लॉकडाउन के जस्ट पहले। ओह वेरी गुड, वेरी। तो अभी आप सागर में ही है ना? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योतिमा जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे, आप स्कूल के टाइम पे कैसे विद्यार्थी थे? टॉपर थे? मैं कैसे थे? मैं बहुत शैतान थी, बहुत ज्यादा शैतान। बचपन क्या में भी बहुत शैतानी करते थे? शैतान थी मैं, मतलब 5th क्लास तक मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत ही शैतान थी। उसके बाद थोड़ी सीरियसनेस, टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग आ गई मेरे में। मतलब वही बड़ी बात है, मुझे खुद में लगता है कि मैं समझदार हो गई टाइम के साथ। बाकी चलो, शैतानी बहुत बड़ी। स्कूल के कुछ एक टाइम दो पे ना। शैतानियां बताएं। यस। एक दो शैतानियां, जैसे मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को कोई परेशान करता था तो मैं काट लेती थी। और ये सबसे बड़ी शैतानी है। मतलब अभी भी मुझे बोला जाता है कि अभी तो तुम काट तो नहीं लोगी ना, हम परेशान करेंगे, तो ऐसा होता है। फिर और बड़े हुए तो हाँ, भाई, मेरा छोटा भाई आया था तो फिर हम बहुत, मतलब मेरे को एक बोल सकते हैं अच्छा नहीं लगता था कि उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई फैमिली में। तो फिर बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारे बीच में, हम लोग खूब लड़ाई झगड़े करते थे। फिर ठीक है, 12th क्रॉस हो गए, फिर बाहर चले गए, तो उसके बाद हम लोग, मेरे भाई मेरे बीच में अभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और वो बचपन के दिन याद आते हैं, हमने बहुत लड़ाइयाँ करी हैं। मतलब पूरी कॉलोनी में हम फेमस हुआ करते थे कि हम लड़ रहे हैं। जब भाई दूर हो बहन जाता का है जित आदमी तो अच्छा लगता है। भाई बहन का जितना झगड़ा होता है विवेक ना, उतना ही फिर आगे चल के पड़ती है। वो तो बात सही है भैया, मान सकता हूँ मैं। ये तुमको नहीं पता होगा विवेक, हमको पता है। अ, ज्योतिमा, फैमिली में और कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी बड़ी बहन है, मैरिड है। और दादी पापा नानी मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं। जॉइंट फैमिली है, राइट? जॉइंट फैमिली। इस पे एक एक मुझे जानना था कि आजकल हम लोग ये न्यूक्लियर परिवार
और ये सब चल रहा है, तो इसमें आपके हिसाब से क्या है? आज का हमारा चेंज हो रहा है, हम लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। तो पहले बड़ी फैमिली अच्छी होती थी कि अभी सिर्फ अपना एक इंडिविजुअल फैमिली रहना वो ज़्यादा, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि साथ में रहना अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सब एक दूसरे को समझ के रहें। वो एक मैंने जो फील किया है, बचपन में हम लोग रहते थे, हम 30-40 बच्चे इकट्ठा होते थे हमारे गांव में। तो एक वो आज भी हमारे लिए मेमोरी है कि हम इतने सारे लोग इकट्ठा होते थे। हमारे यहाँ गार्डन है बहुत बड़ा सा, तो हम गार्डन में खेला करते थे और सबको साथ में, मतलब लेडीज फैमिली अलग, जेंट्स फैमिली अलग, फिर वो डिस्कशन, वो बातें, हम लोग भी बीच में शैतानियां कर रहे हैं। मतलब वो अब वो चीज मिस करते हैं। अब शायद ही शादियों में कभी हम इकट्ठा हो पा रहे हैं, नहीं तो वो चीजें अब नहीं रह पाई हैं। बट हमारे यहाँ बचपन में बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, सब अभी अलग अलग हो गए, तो वो चीज अच्छा लगता है। आप और सब हैप्पी होके रहे, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रहे, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो जॉइंट फैमिली इज बेटर ना? मुझे तो बहुत पसंद है जॉइंट फैमिली में। ये तो मतलब जब तक शादी नहीं होती सभी का यही ओपिनियन रहता है, शादी के बाद शादी कहाँ होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? मेरे यहाँ अभी भी जैसे दादी बाबा नानी रहते हैं, मम्मी पापा सब साथ में रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जैसे सबकी केयर करना, ओल्ड पीपल की केयर करना। मुझे थोड़ा बचपन में, हाँ मैं शैतान थी, लेकिन मैं दादी की बहुत केयर किया करती थी। मैं जब भी जाती थी, उनके कुछ भी काम है तो दादी मुझे दे दो, मैं कर लूंगी। मम्मी की एक बार मैं नहीं करूँ, बट मुझे ये था कि मैं ओल्ड पीपल की थोड़ी केयर करना मुझे अच्छा लगता था। तो वो चीज अभी भी है, अगर वो मुझे मिलेगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं कर पाऊँ ऐसा, अगर कुछ हुआ तो। वेरी गुड, वेरी, बहुत कम ऐसे सोच के लोग होते हैं ज्योतिमा जी। वेरी गुड। यस विवेक। अभी तो जो मतलब ज्योतिमा जी जैसा आप बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ साथ में आपके मैं भी कुछ कुछ अपने बचपन की परछाइयाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही बचपन रहा है हम लोगों का भी। जब हम लोग गांव जाते थे तो कजन्स के साथ मिलना जुलना, बैठना, बात करना, और अभी भी वही कभी कभार ही मेल जोल हो पाता है वैसे बातचीत। वो जो खास करके गप्पे जो लगती थी लेट नाइट, बैठकर बाहर बैठते थे लोग सारे और जमावड़ा बैठता था, उसका क्या अलग ही मजा होता था, मुझे लगता सही बोल रहे, सही है। टाइम मिस अभी करते हैं। वो सही में वो टाइम तो अब नहीं रहा। अभी आजकल तो फ्लैट सिस्टम और ये कैसा अलग टाइप का सिस्टम आ चुका है सोसाइटी में। लेकिन हाँ, कोशिश करनी चाहिए सबको वापस आकर साथ में। मेरे पिताजी अक्सर एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो वो मजा सबके साथ बैठ के खाने में आता है, वो कभी कितनी भी अच्छी चीज खा लो अकेले खाने में नहीं आता है। तो ये बात हमेशा रही है और ये सही भी ये लगती है काफी हद तक। तो इसी से रिलेटेड आगे पूछता हूँ कि आपको जैसे एक सोसाइटी का आप एक विजन देखते हो, जैसे अभी आपने बताया है, तो आपको क्या लगता है कि आज का जो युवा है या जो माइंडसेट है, तो एक काफी करियर ओरिएंटेड लोग हो जाते हैं, तो उस चक्कर में फैमिलीज पीछे छूट जाती हैं, या कि फिर सोसाइटी में ध्यान नहीं दे पाते, उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो मतलब क्या ऐसा करना चाहिए या कैसे गोल्स बनाने चाहिए, या कुछ आपके एंड से आपको क्या लगता है कि हम कैसी एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम ना पीछे छोड़े चीजों को और ना ही इतने आगे भी निकल जाएं कि मतलब फिर हमें याद ही न रहे कि रिश्तेदार घर वाले कौन। मतलब एक बैलेंस कैसे बनाए आपके हिसाब से लाइफ में? आई थिंक मुझे लगता है सोसाइटी और हमें दोनों को ही ये चीज समझने की जरूरत है। अकेले सिर्फ हम अपने आप को चेंज करेंगे तो सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। फैमिली है, जैसे जो भी है हमारी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, तो उन्हें भी ये चीज समझनी चाहिए। हमारी जनरेशन का वो थोड़ा जनरेशन गैप क्रिएट हो जाता है हमारे बीच में, कुछ भी कम्युनिकेशन की बातें, इवन हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जनरेशन गैप दिखता है हमें। तो वो जी। चीज थोड़ा सा हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, उस चीज में हमें सोचने की जरूरत है। या फिर हम कैसे उन्हें समझाएं और उन्हें कैसे कन्विंस कर लें अपनी, और थोड़ा सा हम भी समझ ले वो भी समझ ले, तो बातें बन सकती हैं। ये होता है। और करियर ओरिएंटेड की बात है तो करियर तो एक फेस आता है कि हमें बहुत फोकस होना पड़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें शायद उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता है कि हम 1-2 साल मैक्सिमम अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो जी 1-2 साल हमारे लाइफ में ऐसा फेज आता है कि हमें सब छोड़ना पड़ता है, दैट इज ओके। अगर उसके बाद आप कहीं स्टेबल हो रहे हैं तो हम सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं कि हमें सोसाइटी में वर्क करना चाहिए, हमें बैठ के बातें करनी चाहिए, हमें मिसकम्युनिकेशन भी होता है हमारी फैमिली के बीच में, हमारे पेरेंट्स के बीच में हमारा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा गैप है जो हमें फुलफिल करने की जरूरत है, हमें कुछ टाइम देने की जरूरत है और उनको भी उस चीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिससे हमारी बातें बन सकती हैं। ज्योतिमा, ये अभी हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी इशू है, वो खासकर आप जहाँ से जिस क्षेत्र से हैं और हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पर लड़कियों का उतना उनके कैरियर पे फोकस नहीं किया जाता है। इवन भ्रूण हत्या जैसी और जल्दी शादी हो जाना, हर चीज में प्रायोरिटी लड़कों को ज्यादा मिलती है, लड़कियों को कम। इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या सोच है? इसके बारे में भैया एक्चुअली ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में खुद ट्रैकल की हैं। मेरी सिस्टर की शादी 21 साल की एज में हो गई थी, लेकिन मुझे उस एज में मुझे शादी नहीं करनी थी, मतलब था मेरे साथ भी चल रहा था कि हाँ ऐसा है लड़कियों को। हमारे यहाँ, मैं काफी गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरी एजुकेशन भी इवन शिशु मंदिर स्कूल में हुई है, छोटा सा एक टाउन बोल सकते हैं, वहां से हुई है। तो ऐसा था कि 12th के बाद मुझ में मेरे अंदर ऐसी इच्छा थी कि मुझे कहीं बाहर जाना है और मुझे फर्दर स्टडी करनी है। फैमिली का ऐसा रहता है वहाँ पे कि अब अगर लड़की हुई है तो हमारे यहाँ थोड़ा डाउरी का इशू है, आपको तो पता होगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। जिस मुद्दे के बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म में बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली जो डाउरी का इशू है, जब कोई भी लड़की पैदा होती है अपने एरिया में, तो पहले ये सोचा जाता है कि अच्छा इसकी शादी करनी है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, उसकी दहेज के लिए पहले पैसे रख लो, स्टडी इज नॉट इम्पोर्टेंट वहाँ के लोगों जी के लिए, मतलब दहेज दो, शादी करो, लड़की एक इज्जत होती है उसकी, शादी कर दो, पर स्टडी पे इतना फोकस नहीं रहता है। मैं भी जब भोपाल जाने का मेरा हुआ था तो मेरे सामने भी ऐसी बातें रखी गई कि लड़की है उसके लिए दहेज के लिए पैसे रख लो या पढ़ा लो, दो चीज हो सकती है, मिडिल क्लास फैमिली है तो ये इश्यूज आते हैं फिर, या तो आप शादी कर लो या पढ़ा लो। तो मेरा यही कहना था कि देखिए, मैं शादी की तो बात की है, पहले आप मुझे पढ़ाओ लिखाओ, मैं अगर कुछ नहीं कर पाती हूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आगे क्या करना है। आप पहले मुझे जाना है, मैंने उस चीज के लिए घर पे लड़ाई करी, जिद करी, फिर मैं भोपाल गई, तो वो चीज मैंने खुद फेस करी है। और डाउरी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें खुद अपनी फैमिली को चेंज करने की जरूरत है। पहले अगर हम अपनी फैमिली, इवन मेरी फैमिली जब डाउरी ले रही है तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमसे डाउरी की बात नहीं करेंगे। पहले हम अपनी जी फैमिली में बात करें कि ये गलत है। वुमेन जितना पढ़ाई लिखाई के लिए जिसकी इच्छा है जो करने की, उस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए, जो अपने यहाँ फीमेल्स को कम मिलता है। जो जी ठीक है, जो स्ट्रगल कर गए, जैसे मैंने आवाज उठाई, मैंने बोला फैमिली में, फैमिली भी एक्सेप्ट कर लिए। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जिनकी शादियां हो गई, अभी वो अलग लाइफ के फेस चल रहे हैं। तो ये है, मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में थोड़ा अपनी सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए, जी बातचीत करनी चाहिए। ज्योतिमा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योतिमा क्या एक अपने आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो उसके प्रति विद्रोही भाव रखती है, या उसको बीच रास्ते से बाजू से निकल जाना पसंद करेगी? कैसा नहीं स्वभाव? भैया, बहुत विद्रोही भाव है मेरे अंदर, मतलब फीमेल, मैं थोड़ी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ हूँ, मुझे मतलब जो क्रांतिकारी भी, विचारों से ओतप्रोत हाँ बहुत ज्यादा मैं हूँ फेमिनिस्ट। मतलब फीमेल्स के बारे में कहीं बुराई हो रही तो मैं बिना बोले तो रह ही नहीं सकती, मतलब मेरे को कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, कुछ भी हो, तो फिर मुझे मतलब वहां पे मैं नहीं चुप रह पाती, मुझे बोलना, मतलब अंदर मुझे से ऐसा आता है कि अब लगता मुझे है, बोलना है। मतलब एक एक जगह पे जहाँ ये एक बड़ी दुखद बात है कि आज के जमाने में भी जहाँ पर सब कुछ इतना आगे बढ़ चुका है तो डाउरी इज स्टिल अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है यूपी एमपी जैसे खास ये करके जो बहुत, है हाँ एरियाज में। बहुत बड़ी लेकिन प्रॉब्लम है एक्चुअली। लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा कि आप जैसे लोग जो हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं बाकी लड़कियों और बाकी औरतों के लिए, कि वो देखे और सोचे कि मतलब
आप अगर स्टैंड अप होंगे तो आप जैसे और भी लोग हैं जिनकी आवाज उठेगी, आपके साथ सपोर्ट में रहेगी। और जैसा कि मतलब इसके पहले जो हम बात कर रहे थे ज्योतिमा जी, तो मुझे मुझे मतलब मेरा खुद का जो एक अनुभव किया वो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जिससे शायद आप भी रिलेट कर पाए तो आप बताइएगा कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर जो एक बंधन होता है कि आप अपने से बड़ों के सामने बात नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बोल नहीं सकते ऐसा करके एक मतलब, तो उसे कहा जाता है कि आप इज्जत दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप इज्जत देने के साथ साथ अगर आप हमें या जो भी बच्चे हैं जो समझदार उनको आप अगर इतना दे पाए हक कि वो अपना एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सके, आपके साथ एक हेल्दी डिस्कशन हो सके बड़ों के साथ, तो जो बहुत सारी ऐसी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, जो जैसी रीतियां कुरीतियां हैं, तो ये सारी पे एक हेल्दी डिस्कशन होके निकाला जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि आप और हम जैसे लोग अभी भी अगर गांव जाके अपने बड़ों के सामने कुछ बोलेंगे तो वो उसे गलत सेंस में ले लेते हैं कि हमारे सामने आवाज उठा रहा है, जो एक्चुअली में हमारा मोटिव नहीं होता है। तो एक वहां पर भी मुझे लगता है बात करने या समझने की बात है कि हमें एक फ्रीडम दिया जाए कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो फैमिली में, जहाँ पर छोटे और बड़े मिलजुल कर किसी बात के बारे में बात कर सके, डिस्कशन कर सके। Exactly. आपको क्या लगता है इसके बारे में? जैसा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा हमारे घर में भी होता है। इवन मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतनी मुझे फ्रीडम देते हैं कि मैंने जो भी बोला हूँ आज तक उन्होंने एटलीस्ट उसको सुना है, समझा है, एक मौका दिया है कि हाँ ठीक है तुम करो, मैं देखता हूँ क्या रिटर्न क्या आता है, क्या रिजल्ट होता है, ठीक है कर लो। लेकिन पेरेंट्स के अलावा भी हमारी फैमिली होती है, एक समाज जिसका नाम दिया गया है, तो वहां पे ये बातें हम नहीं रख पाते हैं। और बीइंग गर्ल ये और दिक्कत हो जाती है कि एक लड़की है बाहर, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लड़की है बाहर पढ़ने गई है और क्या इसका चरित्र खराब हो गया है, क्या ऐसी बातें क्यों कर रही है, ये अपने समाज से बाहर जाके बातें कर रही है, ये सब चीजें आती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि सिर्फ हम अपने आप को बदल ले या फिर हम उनके हिसाब से चले, ये थोड़ा सा ये सोसाइटी में अपने प्रॉब्लम है कि हम अपने उनके हिसाब से चले या हम उनको कैसे समझा पाए कि हम भी अपनी जगह पे हम सही है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हम आपकी चीजों को, हम आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप समझाएं हमें कि ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इस चीज के पीछे, कि छोटे बच्चे हैं तो क्यों नहीं बोल सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज हो सकते हैं जो कि शायद अपने समाज के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन ये बातें नहीं सुनी जाती हैं आज के टाइम पे। और हम बड़ों के सामने बोले तो वो रूढ़िवादी बोलेंगे कि अब भी वो एक परंपरा चली आती है कि हम नहीं बोल सकते। तो ये चीज का सोल्यूशन एक्चुअली मैं भी सोचती हूँ बैठ के इस बारे में कि हम कैसे इस पे काम करें। तो आपके पास कुछ इसका अगर कुछ आइडिया हो तो आप हमारे साथ मुझे शेयर लगता कर है ज्योतिमा यू आर परफेक्ट, आप सही रास्ते में जा रहे हैं। और इसका आइडिया मेरे हिसाब से यही है कि जिस दिन कोई बात मन में आ जाए और आपको लगे कि वो बात आपको डिस्कस करनी चाहिए अपने घर में किसी के साथ, तो आप एक बार ढाढ़स बांधे, कॉन्फिडेंस लाएं और जाके वो बात कह दें। एक बार आप कह देंगे तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा, फिर वो धीरे मैं कई बार कहती हूँ, मैं बैठ के कहती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ 4-5 लोग बैठ जाएंगे ओल्ड एज और फिर मुझे गलत प्रूफ करने समझाने के लगे। लिए रेडी हो जाते हैं कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूँ, ऐसा होता है। तो वो फिर चीज आपको मतलब मैं मूव ऑन कर कंटिन्यूसली जाना करती चाहिए। हूँ। मुझे लगता है आप जिन लोगों की सोच मुझे लगता है बदल नहीं सकते तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना ही फिर अच्छा भाव है। आप जिनको बदल सकते हैं कोशिश करें और फिर आगे मूव ऑन हो जाएं। क्यों यस, भैया? बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली मैं भी एक टाइम के बाद मेरी मम्मी भी मुझे यही समझाती है कि बेटा आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं हम मानते हैं, आपको बाकी लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं है। और इस चीज के बारे में मैं भी नहीं समझ पाती हूँ कि ठीक है अब क्या क्या बोले। ज्योतिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, ऐसे कौन है बिहेवियर में या इमोशनल में, ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनसे आप ओवरकम होना चाहेंगी? भैया मैं थोड़ा इमोशनल ज्यादा हूँ, मतलब कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए तो मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे लगता है उस चीज पे कंट्रोल होना चाहिए, हम हर जगह अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते हैं, कहीं प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल हो, कहीं
हर जगह पर हम रो नहीं सकते हैं, वो चीज थोड़ा सा मुझे सबसे बुरा लगता है अपने आप में, कि हर जगह इमोशनल नहीं होना चाहिए, ओके स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग कर रही हूँ और अभी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। संवेदनाओं पे कंट्रोल। हाँ, मेरा संवेदना नहीं, भावनाओं पे कंट्रोल। भावनाएं, अच्छा हिंदी इन दोनों का मतलब मुझे भी नहीं पता। ज्योतिमा, आपने कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भैया, मैं मुझे जो सही लगता है मेरी लाइफ के हिसाब से कि मुझे ये करना चाहिए, मैं उस चीज के लिए स्टैंड लेती हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स को, मैं इतनी कैपेबिलिटी रखती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती हूँ उस चीज के लिए कि मुझे ये करना है। तो ये मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। जब कभी गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करते हैं ज्योतिमा? भैया आर्ट ऑफ लिविंग के पहले थोड़ा अलग था, मेरे को गुस्सा आता था तो मैं रो लेती थी। या फिर मैं थोड़ा खाना ज्यादा खा लेती थी, 2-3 रोटियां मैं, मतलब गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा खाना खा लेती थी। मतलब ऐसा होता था कि प्रिपरेशन टाइम पे कई बार बहुत सारी चीजें आती थी कि ये दिमाग खराब हो रहा है, तो फिर मैं खाना ढूंढती थी, कहाँ है खाना। ये तो नया स्टाइल है। उससे क्या होता है भैया, मतलब अब जब यहाँ तक खा लेंगे तो फिर नींद आती है। अरे गजब। मैंने सुना है कि गुस्से के मैंने भी उपाय सुना है कि गुस्से के टाइम पे चॉकलेट खाने से गुस्सा शांत हो जाता है। ये सुना हुआ था, मेरा खाने वाला नहीं सुना था। मैं गुस्से में सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद मैं खा रही हूँ तो मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं कितना खा गई, मतलब जितना सामने रखा होता है जल्दी जल्दी फिनिश करो और सोने चले जाओ। फिर सुबह उठो तो अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं, हाँ सब डाइजेस्ट हो गया। ये तो बहुत। हॉबीज ज्योतिमा जी, आपका हॉबीज? हॉबीज तो यार एक्चुअली कोई परमानेंट हॉबी नहीं है, मतलब चेंज होती रहती है। कभी गर्ल्स काइंड ऑफ थिंग में भी डिजाइन, कभी थोड़ा डांस, तो कभी थोड़ा योगा, तो इस टाइप से अपना चेंज होता है। पर्टिकुलर हॉबी नहीं है, कभी एक चीज में रुकना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं एक चीज में स्टक रहूं। तो मतलब शायद मैं आपने हाँ भैया, डांस सीखा है? डांस सीखा नहीं है, मैं खुद से ही करती हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे कहीं सीखने नहीं गई हूँ अभी तक। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। विवेक, एक और प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछे ना भैया। ज्योतिमा, अपना मैं एक देश की बात करता हूँ, देश की थोड़ा और बड़ी बातें करते हैं। देश को आज जैसा है उसकी ग्रेडिंग कितने करते हैं, कैसे स्थिति को आकलन करते हैं, और कैसा देश आप देखना चाहते हैं अपना? भैया देश की बात करें तो मुझे जो समझ में आता है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे उस एरिया में करप्शन बहुत ज्यादा दिखता है। तो मैं करप्शन फ्री देश देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें हर किसी को हमें चेंज करने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मेरे एरिया में कोल माइंस आता है और सोन नदी गुजरती है, तो सोन नदी का लेक बालू समझते होंगे वो आता है। जी जी। तो वहाँ पे लोग इवन जो हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारी कास्ट के लोग हैं, तो ज्यादातर वो लोग सोन नदी से बालू चुराते हैं, उसको ब्लैक में बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मतलब वो इवन एजुकेशन भी नहीं, वो मतलब अपना करियर पहले से ही सोच लेते हैं। 11-12 के बाद वहाँ पे वो ट्रेंड चला आता है कि सब कोई 11-12 के बाद कुछ नहीं तो बालू चुरा के तो बेच लेंगे और पैसे कमा लेंगे, और बहुत अच्छी इनकम है। मतलब शायद एक गाड़ी बालू चुराने की 10-12 हजार की इनकम। तो ऐसा मैंने देख रखा है, और कोल माइंस में भी ऐसे ही करप्शन दिखता है मुझे, मतलब वो एक्सेस में वाला करप्शन है। तो वो चीज मुझे लगता है कि पहले अपने देश में करप्शन दूर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है एजुकेशन में काम होना चाहिए। जैसा कि मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो थोड़ी अच्छी नहीं है।
इवन एजुकेशन की शायद मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे एजुकेशन है वो ग्राउंड लेवल पे हम डेवलप नहीं हो पाते उस लेवल पे कि एज अ इंजीनियर हमें कोई जॉब दे सके, कोई हायर कर सके, वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं हमने लैक करती, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जनरेशन में। तो इसमें काम होना जरूरी है और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। यस, ये तो मुझे हम लोग समझ में आ गया कि ये काफी टचिंग पॉइंट है आपके लिए। और भैया लेकिन इसी पे एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट भी जो है, जो अक्सर देखा भी जाता है, पूछा जाता है कि कुछ वीमेन जो है वो एम्पावरमेंट का गलत यूज भी करते हैं। मतलब सारे नहीं है, लेकिन होता है ना कि एक पॉन्ड में कुछ एक आध मछलियां होती हैं जो खराब होती है, जिनकी वजह से नाम खराब होता है। तो उस पे आपका ज्योतिमा जी क्या टेक है कि उसको कैसे टैकल करना चाहिए, या उसको एक कैसे एग्जाम्पल बनाना चाहिए सोसाइटी के लिए कि औरतें जो उनको एक प्रिविलेज मिल रहा है या जो उनको एक रिस्पेक्ट मिल रही है उसको गलत ना यूज करके सही यूज करे, तो शायद वो और अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाए समाज या कि लॉ उनके लिए भी। तो वो जो कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से लेते हैं चीजों को, उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? भैया जैसा मुझे लगता है कि एक्सेप्शन हर जगह मिल जाते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनिशियल लेवल पे बहुत सारी फीमेल्स को या बहुत सारी जगह पता ही नहीं है कि उनके पावर्स क्या है, उनके प्लस पॉइंट्स क्या है, उनके पास उनको आवाज उठाने के लिए क्या बोलने की जरूरत है, उनको पहले तो यही नहीं पता है। और जिन्हें पता है तो अगर वो उसका मिसयूज कर रहे हैं तो फिर वो शायद एक गलत इम्पैक्ट जाता है जो विमेन्स हमारी जो जिनको अपने लॉस जिनको और सही में अपने उसके जरूरत है। बारे में आइडिया नहीं है, तो जी उस चीज का बैलेंस होना जरूरी है हमारी सोसाइटी में। जो वुमेन नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली उनको भी स्टैंड लेना चाहिए कि एक हम जब एक साथ बैठ के सोचेंगे इस मैटर में कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। तो मेरा मैसेज यही है कि जो भी अगर कोई गलत अपने वुमेन एम्पावरमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं तो ऐसा ना करें। और सभी वुमेन के बारे में कभी एटलीस्ट आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते तो आप रूरल में जाके देखें वुमेन की क्या कंडीशन है, आपको समझ में आ जाएगा आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी। ज्योतिमा, आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई एक्चुअली है नहीं। मैं थोड़ा अकेले रहना पसंद करने लगी हूँ अभी थोड़े टाइम से। जब से मैं लॉकडाउन के बाद एक्चुअली मैं फंस गई थी, ऑफिस से सब अपने घर निकल गए थे, मैं अकेली थी, गेस्ट हाउस में थी मैं तो 2.5-3 महीने। तो उसके पहले मैं कभी अकेले रहना मतलब मैं रही नहीं कभी एकदम अकेले की, मुझे एकदम अकेले रहना है रूम में। तो उस टाइम पे फिर मैंने सीखा कि नहीं अकेले भी रह सकते हैं। तो अभी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं बट अभी मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। ओके, तो कभी ऐसा भी हुआ है क्या? ऐसा कैसा होगा? जी, हम स्टूडेंट रहते हैं, लाइफ में एक फेज आता है, वो फेज हुआ कि नहीं हुआ, आया लाइफ में, किसी से बॉन्डिंग बढ़ी भैया लाइक? एक्चुअली मैं जिस टाइम पे घर से बाहर निकली थी तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी मेरे सामने। हम लोग थोड़ी रूरल फैमिली से हैं तो कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगी, हमें ये चीज सुनने को नहीं आना चाहिए। तो उस चीज का डर था मेरे अंदर हमेशा से कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद मुझे वापस बुलाया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं वापस चली जाऊं और जो भी मेरा ड्रीम है जो मुझे करना है वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने उस चीज के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ ठीक है, वो कभी डिस्ट्रैक्शन होता था 1-2 बार हुआ, लेकिन समय रहते मैं समझ गई नहीं। वेरी गुड। हमने तो फोकस रहना है, नहीं तो अपन घर जा सकते हैं। वेरी गुड। फैमिली में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? फैमिली में सबसे ज्यादा मुझे मेरी दादी पसंद है। वेरी गुड। एक हम लोग हर हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे पास पेंसिल तो होती थी, लेकिन वो रबड़, बहुत जिसके पास रबड़ हो तो मतलब वो पैसे वाला माना जाता था। तो
या तो फिर पेंसिल के पीछे जो रबर रहती थी उससे काम चलाना होता था। तो जब हमारे पास रबर नहीं होती थी तो हम लोग अलग तरीका अपनाते थे। आप कौन सा अलग तरीका अपनाते थे? रबर नहीं होती थी लेकिन पेंसिल लिखा हुआ मिटाना होता था, फिर कैसे मिटाते थे? भैया पानी वानी लगा के मिटा लेते। और आपको एक और बताऊं, मैं बचपन में वो एक स्लेट बत्ती आती थी, एक हाँ स्लेट होती थी और हाँ बत्ती से लिखना होता था, तो मैं तो पूरी बत्ती खा जाती। मैंने भी बहुत खाई है बत्तियां। चौक तो चौक नहीं हाँ, अच्छी लगती थी, बत्ती अच्छी लगती थी। बत्ती ज्यादा अच्छी लगती थी, उसको मैं पूरा खा जाती थी। फिर जब पता चलता तो लिखना है, कहाँ गई पेट में जाती। हाँ बत्ती तो बड़ी खाई। कैल्शियम की कमी इसलिए नहीं हो रही है आजकल। हाँ। यस ज्योतिमा, एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि ड्रीम लाइफ का एक अपना एक ड्रीम होता है कि मैं ऐसे मेरा लाइफ स्टाइल हो, ऐसा क्या ड्रीम है ज्योतिमा का? बस भैया मुझे भी मुंबई आना है, हेडक्वार्टर में काम करना है, यही ड्रीम है मेरा फिलहाल। LIC के हेडक्वार्टर्स में? यस, एक्चुअली मैं आईटी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहती हूँ। अभी मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में हूँ, अच्छा। तो अभी मैं अपनी स्किल्स पे काम कर रही हूँ और एग्जाम्स वगैरह होंगे। अगर मेरा क्लियर हो गया तो मैं मुंबई हेड ऑफिस में एज आईटी ऑफिसर काम करना चाहती हूँ। आईटी मतलब क्योंकि इनकम टैक्स अब ऑफिसर, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। नहीं, क्या बोल रहे हैं विवेक भैया? आईटी आईटी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर है क्या, या नहीं नहीं, टेक्निकल आईटी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यस ऑफिसर? यस जी जी। यस। ज्योतिबा, ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग एंड आफ्टर आर्ट ऑफ लिविंग? भैया थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल है शायद। मेरे को गुस्सा कम आता है पहले से, या फिर आता है तो मैं थोड़ा अकेले शांति में बैठ जाऊँ तो मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी। और अच्छा लगता है अभी। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा है। मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन होते थे, तो अभी उस चीज से मुझे रिलैक्स है। तो यही सब है। बाकी और मैं एक्सपीरियंस करूंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी मुझे 1-2 महीने हुए हैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए। आप रिकमेंड करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स लोगों को? क्यों करते हैं? या नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते? अभी ये थोड़ा जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अकेले बहुत सी थी यहाँ पे, तो उस टाइम पे हालांकि मैं अपने आप को एक्टिविटीज में बिजी रहती थी तो मैं बहुत परेशान नहीं हुई थी, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग करने के बाद एक मन की शांति फील हुई मुझे कि मुझे अच्छा लगता है शांत रहना, थोड़ा अकेले बैठना। ये चीज मुझे अच्छा लगने लगा। इसके पहले मैं थोड़ा शोर शराबा हल्ला, गाने सुनना, शैतानी करना, मतलब दोस्तों के साथ ही चलो कुछ नहीं तो फोन पे ही बात करो। अभी मैं फोन पे बात नहीं करूँ, मैं मतलब अपने आप में रहना। अभी अब मुझे ऐसी सिचुएशन आई मेरी लाइफ में कि मुझे रहना पड़ा, तो वो चीज ठीक है अब मैं कर पा रही हूँ। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के पहले मैं अकेले थी, बट मैं क्या बहुत सारे लोगों को फोन लगा के मैं बातें कर रही हूँ, मतलब फैमिली में किसी को उठा लिया। तो वो चीजें अभी थोड़ी मेरी हैबिट से जा रही है धीरे धीरे। अब मैं अकेले भी रह सकती हूँ। मैं तो मतलब किस हर चीज अपने आप में होनी चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में कि मैं अकेली हूँ तो कोई फोन पे बात नहीं करे तो मैं परेशान हो जाऊँ, या फिर घर से फोन नहीं आए तो परेशान हो दिस जाऊँ। ये इज अ चीज बिग अभी अचीवमेंट, दिस इज अ बिग अचीवमेंट, राइट? ये बड़ी बात, हम जी। खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भरता आ रही है। आत्मनिर्भरता आ रही है। ज्योतिबा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जैसे लगता है सब खत्म हो रहा है, वो ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन होती है। आप ऐसे कोई समय याद करती हैं? हाँ भैया, एक्चुअली क्या होता था प्रिपरेशन टाइम में, अभी फीमेल गर्ल्स के साथ अभी एक एज होती है कि हाँ शादी करनी है, तो मेरे एग्जाम्स में मैं कई बार फेल होती थी। फिर
उसके बाद मुझे लगता था कि अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुई तो मेरी शादी हो जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद मैं हाउसवाइफ बन के रह जाऊंगी। तो उस टाइम में मुझे लगता था कि सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब मुझे पहले जॉब चाहिए, मतलब मेरे को खुद को प्रूफ करने के लिए मुझे जॉब चाहिए। तो वो चीज मुझे, जब मैं एग्जाम में फेल हो जाती थी तब मुझे 1-2-3 घंटे के लिए जब कोई रिजल्ट आता था तो फिर मुझे ऐसा फील होता था कि सब खराब सा हो रहा है, आगे कैसे करना चाहिए। फिर स्ट्रैटेजी, फिर प्लान, फिर उठ के बैठते थे, फिर एग्जाम देते थे। तो ये चीज यस। एंड ऐसे ही कोई जीवन के एक ऐसा पल जो बहुत खुशियों वाला था, वो काश फिर से आ जाए। काश वो सिलेक्शन वाला टाइम था, काश वो फिर से आ जाए अब भी अचीवमेंट के साथ आ जाए। आएगा आएगा। ज्योतिमा, हमारे जैसे विवेक है या मैं हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके प्रति हम बहुत कृतज्ञ होते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक व्यक्ति? अब कृतज्ञ मतलब भैया थोड़ा समझाएं मेरे को। डिवोटेड कह सकते हैं या इंस्पायर्ड हूँ जिससे। इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड इंस्पायर नहीं, मेरा होता है कि हमारी लाइफ में इस व्यक्ति ने बहुत मदद किया, मैं उसका ऋणी हूँ, कृतज्ञ होना। अच्छा, ऐसा ऐसा भैया मैं अपने पापा को बोल सकती हूँ कि जैसे वो एक विलेज से बिलोंग करते हैं, तो हमेशा मैंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं एटलीस्ट उन्होंने सुना मेरे लिए, और उस चीज को मुझे एक बार मौका दिया करने के लिए कि हाँ ठीक है बेटा कर लो, तुम्हें जो इच्छा है वो कर लो। सीरियसली आपके पापा को बहुत बहुत प्राउड होगा। आप आज एक मुकाम में हैं और उनके सहायता के बिना, उनके हेल्प के बिना इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं था एक्चुअली। यस यस। तो ज्योतिमा, अभी तो कुछ टाइम, 1 साल 2 साल बाद शादी तो होना ही है, तो वो कैसा होना चाहिए? भैया एक्चुअली अभी मुझे जैसा लगता है कि हर लड़की यही एक्सपेक्ट करती है कि एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और एक फ्रीडम होनी चाहिए हमें अपने तरीके से सोचने की, हम जो चीजें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अभी आप लोग को तो पता होगा अपनी सोसाइटी में कितने फाउंडेशंस होते हैं शादी के बाद, मतलब हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करके रख दी जाती है। तो वो चीज मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है तो इस चीज से अपने को डर भी लगता है कि कैसे सडनली इतने सारे चेंजेस। अभी मैं 8-10 साल से बाहर रह रही हूँ, अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से मैनेज करके, उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस आने हैं, तो देखते हैं। आज से 5 साल 10 साल बाद ज्योतिमा, आप अपने आप को किस तरह का व्यक्ति देखते हैं? क्या अचीव होगे? किस तरह का सिचुएशंस देखते हैं अपने साथ? भैया मैं इतना तो कभी सोचा नहीं बैठ के, बस अभी मैं शॉर्ट टर्म, मतलब मेरे दिमाग में कुछ आता है तो मुझे यही आता है कि मुझे टेक्निकल फील्ड में अभी जॉब करनी है, तो लाइट ऑफिसर बनना है 1-2 साल में, जितना जल्दी हो सके। तो अभी मैं बस उतना ही देख रही हूँ, उसके बाहर का मैं देख नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कैसी रहूंगी, क्या करूँ। अभी मछली की आंखें दिख रही है उनको भैया। सही है। हमें तो लगता है आपका व्यक्तित्व देखकर ज्योतिमा जी, मुझे तो लगता है कि आप जो भी चाहती है आप अचीव कर लेंगे। आपका व्यक्तित्व काफी एनर्जेटिक और काफी पॉजिटिव है, और मतलब मुझे लगता है कि आप जो भी सोचती हैं उसको बहुत एक अच्छे तरीके से सोच रही हैं और कर पाएंगी आप जरूर जो भी आप चाहती हैं। बहुत काफी इंस्पिरेशनल है व्यक्तित्व आपका। यस सर। ज्योतिबा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि संसार अपने आसपास में या कहीं पर किसी एक व्यक्ति को बदलना हो, XYZ कोई भी हो सकता है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको आप बदलना चाहेंगी? मैं मेरी मम्मी को बदलना चाहूंगी। उनका स्वभाव बदलना चाहेंगे। वेरी गुड। मुझे लगा कि ऐसे कोई नेता नापारी की भी बात आ सकती है। हम लोग एक नहीं भाई, मेरी मम्मी किसी नेता नापारी से कम नहीं है। उनको ही बदलना चाहूंगी सबसे पहले। हम लोग का एक कॉमन कनेक्शन है ज्योतिमा, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। तो एक ये बात हम लोग इंटरव्यू में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस
चीज को लेके और मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, या पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? जी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बोल रहे हैं भैया, Yes. आर्ट ऑफ लिविंग से। यस, ये हम आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया है, कोर्स है, इसको हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते भैया पर्सनली थोड़ा सा मेरा मार्केटिंग थोड़ा वीक पॉइंट है। मैं एक दो बार उन लोगों को बोलती हूँ कि आप ऐसा कर लें, ऐसा करने से ये फायदे हैं, और अगर सामने वाला थोड़ा मतलब ऐसा उसको लग रहा है कि हम पैसों की वजह से कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती है कि हमें कोई पैसों की वजह से क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर कुछ चीजें। तो वो चीज मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, तो मैं शायद इस टॉपिक पे आपको कुछ बता नहीं पाऊंगी। हैं? लेकिन लेकिन हाँ, हम लोग वॉलेंटियर हैं, हम लोग वॉलेंटियर किसी फाइनेंशियल उसके गेन के लिए, बेनिफिट के लिए तो नहीं करते हैं, ये बात तो पक्की है, राइट? भैया कुछ अभी भी मैं नहीं मिलता है, लर्निंग सिर्फ में हूँ, खुशी आप के लोग के अलावा। साथ सीख रही हूँ। आप लोग सिखाएंगे हमें कैसे करना है। इसके पहले मैंने मार्केटिंग कभी नहीं किया है, मतलब मार्केटिंग की कई बात आती थी कि हमको कन्विंस करना है, तो मैं खिसक लेती थी कि थोड़ा सा पीछे वेरी रहो। गुड, वेरी गुड। आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग, आर्ट ऑफ लिविंग आज 150 157 कंट्रीज में, और ये संस्था इतने लोगों के बीच में पहुंच पाई है वॉलंटियर से। जैसे आपके किसी एक फ्रेंड अंकित ने बताया, मुझे किसी मेरे सीनियर ने बताया, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है, हम वॉलंटियर से एक दूसरे से इंस्पायर करते हैं कोर्स के लिए, एंड दिस इज रियली नाइस। इसको हमको आगे बढ़ा के रखना चाहिए, राइट? यस ज्योतिमा। हाँ भैया, ये तो मुझे भी लगता है कि एक्चुअली लोगों को जरूरत भी है, और काफी प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो हम सीखेंगे आपसे कैसे कन्विंस करना है लोगों को, फिर हम जोड़ेंगे भी। यस यस ज्योतिमा, अभी बस एक और बस दो प्रश्न है। पहला एक प्रश्न ये है कि आपका आइडियल पर्सन कौन है, आपका इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी कौन है? भैया एक्चुअली मेरा कोई एक आइडियल पर्सन या इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी कोई है नहीं। मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ तो मुझे जो वहाँ पे बेस्ट लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, मैं उसकी आदतों को उठा के अपनी लाइफ में डालने की कोई। इवन स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि क्लास में कोई लड़का या लड़की कोई पढ़ने में अच्छा है, तो मुझे उससे बात करना, उसके साथ रहना, और उसकी जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी है या फिर वो चीज को थोड़ा अडॉप्ट करना, वो चीज अच्छा लगता था। हर जगह मैंने इस चीज को फॉलो किया है अच्छे से। तो मेरा कोई एक पर्सन कोई आइडियल में किसी को बोल नहीं सकती, तो मैंने उसी को हमेशा आइडियल माना है। नए व्यक्ति से कितना टाइम लगता है जुड़ने में? बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, तो वो तो मतलब थोड़ा सा सामने वाला थोड़ा कंफर्टेबल नहीं चल रहा हो तो मुझे 5-10 मिनट लगता है, बातें स्टार्ट हो जाती है। यस, वेरी गुड। अभी लास्ट में जो हमारा एक कॉमन प्रश्न होता है कि सबके लिए एक संदेश, ज्योतिमा अगर एक सबके लिए संदेश देना चाहें तो क्या दें? सबके लिए संदेश यही है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आर्ट ऑफ लिविंग यूज करें। वेरी गुड। मतलब जो भी अपना अपने माइंड प्रोसेस पे काम करें थोड़ा सा, तो काम हैप्पी लाइफ। यस विवेक, तो वी आर डन, राइट? कुछ और पूछना है? यस भैया, नहीं भैया, ऑलमोस्ट तो सारी चीजें कवर कर ली, काफी अच्छा यस जी। तो थैंक यू ज्योतिमा एंड विवेक। ज्योतिमा थैंक आपसे यू बहुत भैया। बहुत सारी हमें ऐसी बातें जानने को मिली, और बहुत लोगों को, आपको जानने वालों को जानने को मिलेगा कि अच्छा ज्योतिमा के बारे में ये भी जानना था हमको जो नहीं पता था। थैंक यू भैया, मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैं बोल पाई। एक्चुअली मेरा मतलब मुझे ये रहता है कि मुझे कहीं बोलने को मिले तो मैं डाउरी सिस्टम के बारे में मेरा रहता है कि मुझे बोलना है, वो चीज थोड़ी सी अपनी सोसाइटी से मेरे को दूर करनी है। अब मेरे टाइम पे भले ना हो पाए, बट आगे आने के टाइम पे ये चीज मुझे नहीं देखनी है अपनी सोसाइटी। तो इस चीज में मुझे लगता है कि
स्टैंड लेना जरूरी है। तो ये प्लेटफॉर्म मिला, उसके बारे में मैं बोल पाई, उसके लिए आप लोग को थैंक यू। यस। और भैया आपने वो बताया नहीं कि ये पहला पार्ट है वीडियो का, दूसरा पार्ट अभी इस वीडियो का आएगा कुछ सालों में, जब होपफुली, और हम प्रे करते हैं कि आप उस समय तक आईटी ऑफिसर बन चुके होंगे, तो दूसरा पार्ट जो आएगा वीडियो का, तब आप फिर से एक बार इन्हीं सारी बातों पे फिर से चर्चा होगी, और क्या शायद और नए नए चर्चा के पॉइंट्स आएंगे तब। यस यस यस, थैंक यू एवरीवन। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।